नमस्कार दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अर्थात 1773 का नियामक अधिनियम। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इस अधिनियम के द्वारा पहली बार ब्रिटिश सरकार या हम कहें ब्रिटिश संसद ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने का प्रयास किया था। पहली बार इस एक्ट के द्वारा इस कंपनी पर नियंत्रण किया जाना था। ऐसा पूरे कंपनी के गठन से पूरे अब तक के समय में ऐसा पहली बार किया जाना था। अब प्रश्न यह है कि ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई या ऐसी कौन सी नौबत आ गई थी जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार को या ब्रिटिश पार्लियामेंट को कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए कदम उठाना पड़ा। तो थोड़ा सा बस अगर हम इसके अतीत में जाएं तो उससे समझते हुए हमें यह बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि ब्रिटिश सरकार को रेगुलेटिंग एक्ट पारित करने की क्यों आवश्यकता पड़ी। तो फिलहाल हम थोड़ा सा कंपनी के अतीत में जाने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली ये जो 1773 ये 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध का समय है। अगर हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की बात करें तो उस समय यूरोप में व्यापारिक पूंजीवाद की अवधारणा बहुत तेजी से प्रसार कर रही थी। उसमें जैसे इस बात की हमेशा इस बात को हमेशा आगे रखा जाता था कि व्यापार के माध्यम से पूंजी इकट्ठा करना और अपने देश में अधिक से अधिक बहुमूल्य धातुओं को इकट्ठा करना। अर्थात यूरोप के लोग विश्व के विभिन्न हिस्सों में व्यापार करते थे, उससे वे मुनाफा कमाते थे और अपने देश में पूंजी इकट्ठा करते थे और इसी के साथ साथ अपने देश में सोना चांदी जैसे बहुमूल्य धातुओं का संग्रहण भी करते थे। इसे हम व्यापारिक पूंजीवाद के दो सिद्धांतों के रूप में इसे हम समझ सकते हैं। तो पहला क्या था कि व्यापार के माध्यम से अधिक मुनाफा कमाना। तो इसका अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं तो वास्को डी गामा जब भारत आया था और भारत से काली मिर्च यूरोप लेकर गया था तो उसमें उसे 60 गुना अधिक मुनाफा मिला था। तो अर्थात विश्व के विविध क्षेत्रों से व्यापार करना और मुनाफा कमाकर पूंजी इकट्ठा करना। तो इसे हम क्या कहेंगे, इस सिद्धांत का यह पहला आधार है। इस सिद्धांत का यह पहला आधार है। पहला आधार क्या है कि विश्व के विभिन्न हिस्सों में व्यापार कर विभिन्न हिस्सों में व्यापार कर देश में पूंजी इकट्ठा करना और दूसरा कि देश में बहुमूल्य धातुओं का संग्रहण करना। अर्थात किसी देश के लिए यह बहुत अच्छी बात होगी कि उसके देश में अधिक से अधिक बहुमूल्य धातुएं मौजूद हों। तो बहुमूल्य धातुओं का इकट्ठा होना, बहुमूल्य धातुओं का इकट्ठा होना। अर्थात 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इन सिद्धांतों के तहत यूरोप की कंपनियां विभिन्न हिस्सों से व्यापार करती थी और अपने देश में मुनाफा कमाकर पूंजी इकट्ठा करती थी। देखिए, अगर हम थोड़ा सा इसमें नज़दीक से देखें तो उन दिनों 18वीं शताब्दी का पूर्वार्ध चलिए ठीक, ये कंपनियां विश्व के विभिन्न हिस्सों से व्यापार करती थी। अगर हम अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें
तो ये जो है भारत के साथ ये केवल अभी इनका जो है नजरिया केवल व्यापार करने का था। तो इस संदर्भ में वे ब्रिटेन से बहुमूल्य धातुएं लाती थी। इन धातुओं से भारतीय क्षेत्र में ये माल खरीदती थी। उन मालों में आपका जो है मसाले होते थे, सूती कपड़ा होता था, रेशम होता था, जूट होता था। उन बहुमूल्य धातुओं से ये कंपनियां भारतीय क्षेत्र में इन मालों को खरीदकर यूरोप ले जाकर उसे बेचती थी और मुनाफा कमाती थी। देखिए, तो व्यापारिक पूंजीवाद में केवल एक आधार का ही पालन हो रहा है। दूसरे आधार जिसमें यह था कि अपने देश में बहुमूल्य धातुओं का संग्रहण करना है, तो ऐसे में तो ये कंपनियां अपने देश की बहुमूल्य धातुएं किसी दूसरे देश में दे आ रही हैं। चलिए, ये बात सही है कि बाद में वे उस मुनाफे से इन धातुओं को खरीद लेंगे, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं इसका पूर्ण रूपेण पालन नहीं किया जा रहा था। कहने का मतलब बस इतना है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में सोना चांदी इत्यादि देकर यहाँ से व्यापार वगैरह करती थी। उस समय जो है, चूंकि उसका कोई राजनीतिक चेतना वाली ऐसी कोई बात तो थी नहीं, लेकिन चूंकि कंपनी के इन कार्यों की वहां के अर्थशास्त्री, वहां के विचारक, वहां के जो बुद्धिजीवी वर्ग था, कंपनी के इन कार्यों की आलोचना करता था। तो अब इस हिस्से को भी अगर सही करना हो तो इसके लिए सबसे उपयुक्त कदम क्या था? इसके लिए सबसे उपयुक्त कदम यह था कि जिन क्षेत्रों में ये व्यापार कर रही हैं उस क्षेत्र पर ही ये अधिकार जमा लें। अधिकार जमाने से उस क्षेत्र का जो संपूर्ण कर व्यवस्था है इनके हाथ में आ जाएगा और उस लगान से, उस कर से वे उस क्षेत्र के जो भी माल हैं, जैसे अगर भारतीय क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र के आपका सूती का कपड़ा उन्हें मिल जाएगा, यहीं के लगान से यहाँ से जूट मिल जाएगा, रेशम मिल जाएगा, मसाला मिल जाएगा। अर्थात भारतीय लगान से वे खुद यहाँ का माल खरीद कर यूरोप में ले जाकर उसे बेचते और उससे वे मुनाफा कमाते। अर्थात अब दूसरे सिद्धांत का भी पालन हो रहा था। तो स्वाभाविक बात है, कंपनियों के अंदर जो है राजनीतिक चेतना आई, तो इस दूसरे सिद्धांत के संबंध में हम इसे समझ सकते हैं। और दूसरी बात कि जब ये कंपनियां किसी क्षेत्र से व्यापार कर रही थी तो स्वाभाविक बात है उन्हें उस क्षेत्र की आंतरिक समस्याओं, उस क्षेत्र में जो भी राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं उसकी भी चेतना इन्हें होती थी और इस संदर्भ में वे अपने राजनैतिक कार्यवाहियों को आगे बढ़ाने में सक्षम हो पाती थी। तो कंपनी की राजनीतिक चेतना में हम यह लिखेंगे कि अधिक मुनाफा कमाने के उद्देश्य से और देश में बहुमूल्य धातुओं के संग्रहण करने के उद्देश्य से इन्होंने दूसरे देशों पर कब्जा किया। तो फिलहाल हम यहाँ ये लिखेंगे कि कंपनियों के द्वारा अधिक मुनाफा कमाने व उस क्षेत्र की कमियों को देखकर उनके अंदर राजनीतिक चेतना की जागृति हुई। इसे हम देख सकते हैं किस प्रकार 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक आते आते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने संपूर्ण बंगाल को अपने कब्जे में ले लिया था और आगे आने वाले समय में ये प्रायद्वीपीय भारत को भी लेने वाले थे। तो
कंपनी की राजनीतिक चेतना में हमने देखा कि इनका मुनाफा कमाने का अधिक उद्देश्य और उस क्षेत्र की जो कमजोरियां थी, इससे इनके अंदर एक राजनीतिक जागृति पैदा हुई। अब प्रश्न ये उठता है कि बस एक मिनट से सॉरी, बस थोड़ा सा फोन आ गया था। अब प्रश्न यह उठता है कि जब कंपनी भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को जीत चुकी है और कालांतर में वे संपूर्ण भारत पर भी विजय प्राप्त कर रही है, अधिक से अधिक मुनाफा भी कमा रही है, तो ऐसी स्थिति में इस कंपनी के इसके देश ब्रिटेन में सराहना होनी चाहिए थी कि यह कंपनी जो है ब्रिटेन का कितना नाम कर रही है, कितने क्षेत्र पर यह कब्जा कर रही है। तो ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि इस कंपनी का ब्रिटेन में आलोचना होने लगी। इस कंपनी का अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उसके अपने ही देश में आलोचना होने लगी। क्यों? जबकि वह बंगाल के क्षेत्र से बहुत अधिक राजस्व जुटा रही है, बहुत अधिक मुनाफा कमा रही है। ऐसा क्यों? तो हम आलोचना में देखेंगे कि कौन कौन ऐसे वर्ग था जो इस कंपनी की आलोचना किन आधारों पर कर रहा था। तो मैं अगर पहले वर्ग का नाम लूं तो ब्रिटेन का वह व्यापारिक समुदाय, ब्रिटेन का वह औद्योगिक समुदाय और ब्रिटेन का वह स्वतंत्र व्यापारिक समुदाय जो कि इस कंपनी से नहीं जुड़ा था। ब्रिटेन का वह व्यापारिक समुदाय, ब्रिटेन का वह औद्योगिक समुदाय और ब्रिटेन का वह स्वतंत्र व्यापारिक समुदाय जो कि इस कंपनी से नहीं जुड़ा था और वो यह देख रहा था कि किस प्रकार कंपनी के अधिकारी बंगाल के क्षेत्र से या शेष भारत के क्षेत्र से बहुत अधिक धन लेकर ब्रिटेन जाते हैं। तो इससे इन वर्गों के अंदर एक जो है इससे आ गई कि भारत से व्यापार के मामले में एकाधिकार इस कंपनी को ही क्यों मिले, हमें भी तो इसका लाभ मिलना चाहिए। तो इस प्रकार कंपनी की इस आधार पर आलोचना होने लगी। तो आलोचना होने वालों में हम किनका नाम लिखेंगे कि कंपनी से इतर अन्य आर्थिक समुदाय। पहला हम क्या लिखेंगे? कंपनी से इतर अन्य आर्थिक समुदाय, अन्य आर्थिक समुदाय। इसमें हम तीन लोगों का नाम हम लिखेंगे। पहला कि व्यापारिक वर्ग जो कोई बड़ी या छोटी कंपनी से जुड़ा है लेकिन वो ईस्ट इंडिया कंपनी से नहीं जुड़ा है। दूसरा उसका उद्यमी वर्ग, उस क्षेत्र का उद्यमी वर्ग। और तीसरा स्वतंत्र व्यापारी जो एक मतलब कि सिंगल या मतलब कि कुछ छोटे छोटे समूह में वो व्यापार करना चाहते हैं। तो उसमें हमें इस तीन को लिखना है। दूसरा वर्ग, उन दिनों ब्रिटेन में या यूरोप में कुछ ऐसी भी आर्थिक विचारधाराएं थी कि कोई कंपनी जो किसी विशिष्ट व्यवसाय में या किसी विशिष्ट क्षेत्र में वह विशिष्टता प्राप्त कर चुकी है, उसका बहुत अधिक नॉलेज उस क्षेत्र में है। ऐसी स्थिति में यह कंपनी जिस देश की होती है उसे भी और जिस देश में यह शासन करती है उसे, दोनों को नुकसान पहुंचाती है। इनका पूरा टारगेट, इन अर्थशास्त्रियों का पूरा टारगेट इस अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ही था कि यह चूंकि यह व्यवसाय के मामले में, व्यापार के मामले में विशिष्टता प्राप्त कर चुकी है, ऐसे में इसकी वजह से ब्रिटेन को भी खतरा होगा और भारत को तो नुकसान होगा ही। तो इसमें हम आलोचना करने वाले में दूसरे वर्ग के रूप में लिखेंगे कि कुछ अर्थशास्त्रियों की कंपनी की विशिष्टता के संदर्भ में राय। कुछ अर्थशास्त्रियों की, कुछ अर्थशास्त्रियों की कंपनी की विशिष्टता के संबंध में राय। कंपनी की
विशिष्टता के संदर्भ में राय। एक और वर्ग था जो कि कंपनी की आलोचना कर रहा था। देखिए, इसमें हम ये देखें कि किस प्रकार कंपनी भारत के बंगाल क्षेत्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करती है। दक्षिण भारत में मैसूर के मामले में इन्होंने आंतरिक हस्तक्षेप किया। तो कंपनी का जो ब्रिटेन का जो राजनीतिक समुदाय था, उसका ये कहना था कि कंपनी की इन गतिविधियों से ब्रिटेन का जो नैतिक चरित्र है और उन दिनों ब्रिटेन का जो एक ऊंचा मापदंड जनता के बीच स्थापित हो चुका था, उस गरिमा को कंपनी इस प्रकार के कार्यों से उस गरिमा को गिरा रही है। कहने का मतलब यह है कि ब्रिटेन का जो एक राजनीतिक धड़ा था वो यह कह रहा था कि कंपनी दूसरे देश में जब जाकर अधिग्रहण कर रही है, कब्जा कर रही है, तो इससे ब्रिटेन की गरिमा नीचे गिर रही है, क्योंकि यह ब्रिटिश सरकार तो ये काम कर नहीं रही है, यह काम कंपनी कर रही है, तो इससे ब्रिटेन की गरिमा गिर रही है। दूसरी बात कि अगर हम देखें तो यह जो कंपनी उन दिनों इतनी शक्तिशाली हो गई थी कि ब्रिटेन की संसद का जो निचला सदन है हाउस ऑफ कॉमन में इन्होंने कुछ पद भी खरीद लिए थे। तो इसलिए ये जो राजनीतिक दल जो अभी आलोचना कर रहा था, इनका ये भी मानना था कि यह कंपनी कालांतर में ब्रिटेन के सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार का कारण बन सकती है और यह भी संभव है कि इन राजनीतिक दलों के लोगों का अस्तित्व ही मिट जाए। तो तीसरे में हम क्या लिखेंगे कि ब्रिटेन के कुछ प्रमुख राजनीतिक दलों की राय, उसमें आपको ये जोड़ना है कि कैसे ब्रिटेन की गरिमा गिर रही है और कैसे ब्रिटिश की सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। तो तीसरे में हम क्या लिखेंगे कि ब्रिटेन के राजनीतिक दलों की राय। तो हम देख रहे हैं कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में बंगाल को जीत चुकी है, प्रायद्वीपीय भारत के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर उसकी नज़र है। ऐसी स्थिति में उसके देश में तो सराहना होनी चाहिए थी, लेकिन सराहना न होकर उसकी आलोचना हो रही है। और ये कुछ लोग हैं जो कि कंपनी की आलोचना विभिन्न आधारों पर कर रहे हैं। राजनीतिक दल थे, वे अपने अलग आधार पर कंपनी की आलोचना कर रहे हैं और इसी तरह कुछ अर्थशास्त्री कंपनी की विशिष्टता पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, जबकि कुछ निजी व्यापारी, कुछ छोटे बड़े कंपनी जो कि इस ईस्ट इंडिया कंपनी से नहीं जुड़े थे, कुछ उद्यमी वर्ग कंपनी की गतिविधियों से नाराज था, क्योंकि क्यों न उसे जो है उन लोगों को भी लाभ मिले और अकेले कंपनी को क्यों लाभ मिल रहा था। तो अब हम कहाँ पर आकर पहुँचे? हम यहाँ पर आकर पहुँच गए हैं कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ है और ब्रिटेन का एक बहुत बड़ा वर्ग दूसरी तरफ है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो गया था कि कंपनी पर कुछ नियंत्रणकारी कानून लगाए जाएं ताकि इन लोगों को भी संतुष्ट किया जा सके और ब्रिटेन की जो गरिमा है और कंपनी ने जो इस क्षेत्र में जो भी अव्यवस्था मचा रखा है उसे सही किया जाए। इस संदर्भ में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है। अगर हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के विभिन्न प्रावधानों की बात करें तो इसमें पहले प्रावधान की यदि हम बात करें तो इसमें जो है कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान था। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान था जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश
और 3 अन्य न्यायाधीश होने थे। मुख्य न्यायाधीश का नाम एलिजा इम्पे और 3 अन्य न्यायाधीशों के नाम लिमेस्टर, हाइड और आपके चैम्बर्स। मैं आपको क्या बताया, पहले प्रावधान में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की व्यवस्था। देखिए, यह जो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापित की जाने वाली थी, यदि इसके हम अधिकार क्षेत्र की बात करें तो यह केवल यूरोप वासियों, कंपनी के कर्मचारियों और कलकत्ता के नागरिकों के मामले ही सुनती थी। इन 3 यूरोप वासियों, कलकत्ता के नागरिकों और कंपनी के कर्मचारियों के मामले ही सुनती थी। प्रश्न उठता है, शेष भारत के लोगों के मामले ये क्यों नहीं सुनती? तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। शेष नागरिक जो कलकत्ता के नागरिक नहीं है, अगर वो इस कोर्ट में आना चाहते हैं तो इसके लिए आवश्यक है कि दोनों पक्ष सहमत होना चाहिए, तभी कलकत्ता का यह सुप्रीम कोर्ट उनके मामले को सुनेगा। तो पहला हम क्या लिखेंगे कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, जिसके प्रमुख न्यायाधीश थे, जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे, 3 अन्य न्यायाधीशों में लिमेस्टर, हाइड और चैम्बर्स। तो पहला हम क्या लिखें, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना एक बात, और यह सुनेगी यूरोप के लोगों के, यूरोप वासियों के मामले, कंपनी के कर्मचारियों के मामले, कंपनी के कर्मचारियों के मामले, और तीसरा कलकत्ता के नागरिकों के मामले, कलकत्ता के नागरिकों के मामले। और अगला, मैं इसमें कुछ न्यायाधीशों का मैं नाम लिया था, उन न्यायाधीशों का मैं नाम भी लिख दे रहा हूं आपके। जैसे मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा इम्पे। अन्य 3 न्यायाधीशों में अगर हम इनका ऐसे लिखें तो लिमेस्टर, हाइड, चैम्बर्स, ये जो है कलकत्ता के न्यायाधीश थे। ये पहला प्रावधान हो गया। अब हम देखिए दूसरी बात की, कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भारतीयों द्वारा उन्हें जो उपहार दिया जाता था, उन्हें जो रिश्वत दी जाती थी, इन सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब कंपनी के कर्मचारी कंपनी के लिए व्यापार करेंगे, अपना खुद का व्यापार वे नहीं करेंगे, और न ही किसी भारतीय से कोई रिश्वत लेंगे और न ही कोई उपहार लेंगे। अगर हम थोड़ा सा अगर इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाएं तो जो बंगाल में कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जो विवाद होते थे, उसमें एक कारण यह भी होता था कि बंगाल का नवाब हमेशा कंपनी से इस बात पर चिढ़ा रहता था कि यहाँ पर इस रीजन में कंपनी को अधिकार दिया गया है कि वह इस रीजन से व्यापार करे, न कि कंपनी के कर्मचारी अपना निजी व्यापार करें। लेकिन कंपनी के कर्मचारी इतने मनमाना वो व्यवहार करते थे कि वे अपना निजी व्यापार करते थे। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर प्रतिबंध, भारतीयों द्वारा वो जो भी रिश्वत लेते थे, जो भी उपहार लेते थे, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया।
तो दूसरा हम क्या लिखें कि कंपनी के कर्मचारी के निजी व्यापार पर प्रतिबंध। कंपनी के कर्मचारी के निजी व्यापार पर प्रतिबंध। ये दो चीज हो गया। तीसरी बात, इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर के पद का नाम बदल के बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर का पद का नाम बदल के बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया और ऐसा पहला अधिकारी बना था वारेन हेस्टिंग्स। उस समय वह बंगाल का गवर्नर था। इस एक्ट के आने के बाद वह बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। यदि प्रश्न यह है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है, वारेन हेस्टिंग्स है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, वारेन हेस्टिंग्स है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखें कि ये दूसरा और तीसरा, बंगाल के गवर्नर का पद का नाम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। देखिए, इसमें हमें यह समझना है कि बंगाल के गवर्नर का जो है उसके पद का नाम बदल के बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। इसका मतलब उसके अधिकार में बढ़ोतरी कर दी गई। वारेन हेस्टिंग्स के अधिकार में बढ़ोतरी कर दी गई। वो कैसे की गई, अर्थात अब जो है मद्रास प्रेसिडेंसी के क्षेत्र में जो भी कुछ गतिविधियां होंगी और इसी तरीके से बंबई प्रेसिडेंसी के क्षेत्र में जो भी कुछ गतिविधियां होंगी उनके गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल को सूचनाएं देंगे। इनके गवर्नर जनरल मतलब अगर मैं छोटा सा अगर एक राजनीतिक मानचित्र ये देख लो, ये है, मान लीजिए कि ये अपना ये आपका बंगाल है, ये बंगाल, ये आपका मद्रास और ये आपका बम्बई। मैं आपको ये बता रहा हूं कि बंगाल के गवर्नर का का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। इससे जो है इसे मद्रास एवं बंबई के संदर्भ में कुछ कानूनी अधिकार मिल गए। मतलब अब मद्रास का जो गवर्नर होगा उसके क्षेत्र में जो भी कुछ घटनाएं होंगी इसकी सूचना वह बंगाल के गवर्नर जनरल को देगा और कुछ ऐसी ही सूचनाएं बंबई का गवर्नर बंबई के क्षेत्र में जो भी कुछ हो रही वह बंगाल के गवर्नर जनरल को देगा। एक बात। और दूसरी बात कि बंगाल के गवर्नर जनरल को बंबई के संदर्भ में यदि कोई युद्ध होता है या कोई शांति समझौता होता है और या मद्रास के क्षेत्र में कोई युद्ध होता है या कोई शांति समझौता होता है तो उस पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार बंगाल के गवर्नर जनरल को दिया गया। तभी तो इसके पद का नाम बदलकर गवर्नर जनरल किया गया। तो मैं यहाँ क्या लिखूँ, बंगाल के गवर्नर का पद का नाम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया और इसके साथ इसके दो कार्य भी, एक युद्ध और शांति के मामले में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार। एक बात, मद्रास का गवर्नर और बंबई का गवर्नर अपने क्षेत्र की गतिविधियों की सूचनाएं बंगाल के गवर्नर जनरल को देगा। तो मैं यहाँ पहला क्या लिखें कि युद्ध व शांति के मामलों में अंतिम निर्णय और दूसरा मद्रास व
बम्बई के संदर्भ में सूचना पाने का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार। युद्ध व शांति के मामले में अंतिम निर्णय और मद्रास और बंबई के संदर्भ में सूचना पाने का अधिकार। देखिए, अब इसमें हम ये देखेंगे कि अब अगला प्रावधान क्या है। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, इसके साथ एक काउंसिल की व्यवस्था कर दी गई, एक परिषद की व्यवस्था कर दी गई। यह परिषद बंगाल के क्षेत्र में जो भी सैनिक प्रशासन संबंधी गतिविधियां होंगी, जो भी नागरिक प्रशासन संबंधी गतिविधियां होंगी, यह काउंसिल गवर्नर जनरल के साथ मिलकर उसे अंजाम देगी। इस काउंसिल में एक गवर्नर जनरल होगा जो कि इस काउंसिल का अध्यक्ष होगा और इस काउंसिल में 4 सदस्य होंगे। कहने का मतलब इस एक्ट के द्वारा अगला जो प्रावधान है, गवर्नर जनरल के साथ काउंसिल को संयुक्त किया जाना। तो यहाँ तो अब थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, इसलिए मैं इसके कुछ प्रावधानों को इधर लिख रहा हूँ। 3 हो गया। चौथा इसमें क्या है कि बंगाल के गवर्नर जनरल के साथ काउंसिल या परिषद को संयुक्त किया जाना। बंगाल के गवर्नर जनरल के साथ परिषद को संयुक्त किया जाना। बंगाल के गवर्नर जनरल के साथ इस परिषद को संयुक्त किया गया। यह परिषद, इस परिषद में 4 सदस्य होंगे, गवर्नर जनरल 5, कुल 5 सदस्य थे। गवर्नर जनरल को अगर हटा दें तो कुल सदस्यों की संख्या 4 थी। इस परिषद की अध्यक्षता गवर्नर जनरल करेगा। एक बात, इस परिषद की अध्यक्षता गवर्नर जनरल करेगा। इस परिषद में कोई भी निर्णय बहुमत से लिए जाएंगे, अर्थात कुल सदस्य संख्या है 5। यदि 3 सदस्य किसी एक राय पर कायम हो गए तो उस अनुसार फैसला ले लिया जाएगा, अर्थात इस परिषद में कोई भी निर्णय बहुमत से लिए जाएंगे। अगर मैं इनके जो है इस परिषद में, जैसे एक गवर्नर जनरल आपके वारेन हेस्टिंग तो थे ही, जो 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई थी उनके नाम क्या थे। तो जैसे उसमें एक नाम है वारबेल, एक नाम है मानसन, फिर अगला है फ्रांसिस, अगला है क्लेवरिंग। तो इस परिषद के जो 4 सदस्य हैं उनके नाम क्या है। बारवेल, फ्रांसिस, मानसन, क्लेवरिंग। एक वारेन हेस्टिंग्स, जो कि गवर्नर जनरल था, इस परिषद का अध्यक्ष था। इस परिषद में कोई भी निर्णय बहुमत से लिए जाने थे। मत बराबर होने की दशा में, अर्थात एक तरफ 2 सदस्य और एक तरफ 2 सदस्य हो गए, तो गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार था। इसे मैं लिख नहीं रहा हूँ, इसलिए मैं इसे 1-2 बार और बोल दे रहा हूँ ताकि इसे आप अच्छे से समझ लें कि इस परिषद में बहुमत से निर्णय लिए जाएंगे। निर्णायक मत देने का अधिकार गवर्नर जनरल को होगा और इस परिषद का अध्यक्ष गवर्नर जनरल होगा। अब इसकी सबसे एक अच्छी बात क्या है कि इस परिषद के कार्य यदि हम देखें तो मैं कार्य में पहले एक चीज तो मैं ये बताया था कि बंगाल के क्षेत्र में जो भी कुछ सैनिक मसला चल रहा हो,
जो भी कुछ नागरिक प्रशासन हो तो उसके संदर्भ में यह परिषद कार्य करती थी। इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं कि इस परिषद ने बंगाल के क्षेत्र में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किए गए कार्यों इस परिषद ने बंगाल के क्षेत्र में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किए गए कार्यों की जांच पड़ताल जब शुरू कर दी थी कि नौबत ऐसी आई थी कि एक तरफ आपके जो है मतलब इस परिषद में वारेन हेस्टिंग्स और अन्य सदस्यों के बीच बहुत झगड़ा होने लगा था। तो फिलहाल हम उसकी तरफ न जाकर इसके जो दो कार्य थे, पहला क्या मैं बताया कि बंगाल के क्षेत्र में नागरिक प्रशासन एवं सैन्य प्रशासन के कार्यों की देखरेख, और दूसरी बात कि बंगाल के क्षेत्र में कंपनी की जो भी फैक्ट्रियां हैं, जो भी गोदाम हैं, जो भी कारखाने हैं, उसके संबंध में आदेश निकालने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति, अध्यादेश बनाने की शक्ति, निर्देश बनाने की शक्ति। तो इस परिषद के दो कार्य, पहला क्या, बंगाल के क्षेत्र में आपका जो है सैनिक एवं नागरिक प्रशासन संबंधी देखरेख। इस परिषद के दो कार्य हम क्या, पहला बंगाल के नागरिक व सैनिक मामलों को देखना, और दूसरा बंगाल के नागरिक व सैनिक मामलों को देखना, और दूसरा हम क्या कर रहे हैं कि बंगाल के क्षेत्र में जो भी कुछ यहाँ पर कंपनी की फैक्ट्रियां हैं, कंपनी के गोदाम हैं, कंपनी के जो भी कुछ इस मतलब कि उसके व्यापारिक हित से जुड़ी संस्थाएं हैं, उसके संबंध में अध्यादेश बनाने की शक्ति, उसके संबंध में नियम बनाने की शक्ति, मतलब विधि बनाने की शक्ति, विधि बनाने की शक्ति किस संदर्भ में, कारखानों के संदर्भ में, कारखानों के संदर्भ में। ये चार प्रावधान, और अगला प्रावधान, अगर मैं एक पांचवा प्रावधान अगर आपको जो है कहाँ लिखूं, इसे मैं जो है मिटा दे रहा हूं। ये आपका जो है पांचवा कि जो गवर्नर, जब बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता था, वो भारत की समस्त सैनिक मामला जो होता था, यहाँ का राजस्व संबंधी जो मामला होता था, और यहाँ का नागरिक प्रशासन संबंधी जो भी कुछ मामले होते थे, ब्रिटेन में बैठे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को यहाँ की संपूर्ण सूचनाएं बंगाल का गवर्नर जनरल देता था। किसे देता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इस कंपनी की ही एक बड़ी संस्था थी। अब वह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इन सभी सूचनाओं को ब्रिटिश सरकार को मुहैया करा देती थी। कहने का मतलब यह है कि ब्रिटिश सरकार इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से भारतीय मामलों पर नियंत्रण रख रही थी। तो पांचवें में हम क्या रखेंगे कि गवर्नर जनरल भारत की सभी सूचनाएं ब्रिटेन में बैठे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को दे रहा है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये सभी सूचनाएं आगे ब्रिटिश सरकार को दे रहा है। तो गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल, यह जो है भारत संबंधी सूचनाएं, भारत संबंधित सूचना को ब्रिटेन बैठे कोर्ट ऑफ
डायरेक्टर्स को देगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यह सूचना ब्रिटिश सरकार को देगा। ब्रिटिश सरकार इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से ब्रिटिश सरकार इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से भारतीय मसलों पर नियंत्रण रख रही है। देखिए, ये 4-5 ऐसे प्रावधान थे जो कि हमारे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में थे। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से चीजें वहां से शुरू हुई हैं। देखिए, ये सब इतनी चीजें हो गई हैं, तो अगर हम निष्कर्ष निकालें कि इससे मतलब हम अंततः क्या समझते हैं, इस रेगुलेटिंग एक्ट के आने से अंततः हम क्या समझते हैं, तो इसमें हम जो एक पहला यह निकाल सकते हैं कि पहली बार कंपनी के राजनैतिक एवं प्रशासनिक कार्यों को ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा मान्यता मिली। पहली बार ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में कंपनी के राजनैतिक एवं प्रशासनिक जो यहाँ पर उसके कार्य थे उसको वैधानिक मान्यता दी गई। देखिए, कंपनी तो भारत में आर्थिक क्रियाएं करती ही थी, परंतु अब प्रश्न है राजनैतिक एवं प्रशासनिक मामलों की, तो उस पर भी ब्रिटिश सरकार उसे कंपनी को एक वैधानिक मान्यता दे दी। एक बात। दूसरी बात कि भारत के क्षेत्र में कंपनी की जो भी गतिविधियां थी उसे एक जो है नियंत्रण में लाया गया। उसे हम कह सकते हैं कि इस एक्ट के माध्यम से शासन की केंद्रीय नींव रखी गई, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर अपने क्षेत्र की सभी सूचनाएं, बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर अपने क्षेत्र की सभी सूचनाएं बंगाल के गवर्नर जनरल को दे रहा है। बंगाल का गवर्नर जनरल इस पूरे भारत की संपूर्ण सूचनाएं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो ब्रिटेन में बैठा है उसे प्रेषित कर रहा है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये सभी सूचनाएं ब्रिटिश सरकार को दे रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि शासन की केंद्रीय नींव पड़ी गई। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार से बंगाल का गवर्नर जनरल मद्रास प्रेसिडेंसी के युद्ध संबंधी एवं शांति संबंधी एवं बंबई प्रेसिडेंसी के युद्ध एवं शांति संबंधित समझौतों में अंतिम निर्णय लेने का हकदार था, उसे अंतिम अथॉरिटी बनाई गई थी। तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि शासन की केंद्रीय नींव का पढ़ना। दो बात हो गई। पहला मैंने क्या बताया कि कंपनी के भारत में राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों को मान्यता। तो इसे अगर मैं थोड़ा सा बस कोष्टक में यहाँ पर अगर बना कर लिख दूं तो निष्कर्ष क्या था इसका? निष्कर्ष पहला, कंपनी के राजनीतिक कार्यों को कंपनी के राजनीतिक कार्यों को वैधानिक मान्यता और कंपनी पहला क्या होगा? कंपनी के राजनीतिक कार्यों को वैधानिक मान्यता। दूसरा, शासन की केंद्रीय नींव रखी गई। तीसरी बात हम यह भी कह सकते हैं कि पहली बार ब्रिटिश संसद ने इस कंपनी पर नियंत्रण संबंधित चाबुक चलाया। पहली बार ब्रिटिश सरकार ने इस कंपनी पर नियंत्रण संबंधी चाबुक चलाया। तो तीसरा हम यहाँ क्या लिख दें कि पहली बार ब्रिटिश संसद ने कंपनी पर नियंत्रण लगाया। इसे हम निष्कर्ष के रूप में इस चीज को हम जो है समझ सकते हैं। फिलहाल आज का टॉपिक इतना ही है। धन्यवाद।